तो इस स्लाइड में हमने ये देख लिया है कि भाई पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो सिंपल वेटेज एवरेज करके तो नहीं निकलेगा। तो अब कैसे निकलेगा वो देखते हैं, कैसे निकलेगा, एग्जैक्ट फार्मूला है क्या पोर्टफोलियो के रिस्क निकालने का। तो ये नेक्स्ट स्लाइड आती है कि एक्चुअल में पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलता है। तो केस ए है आपका क्या, 2 सिक्योरिटीज़ पोर्टफोलियो रिस्क, कि अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो के अंदर केवल 2 ही सिक्योरिटीज़ हैं, सपोज 2 शेयर्स हैं केवल आपके पूरे पोर्टफोलियो में, ठीक है, तो उनके केस में आप कैसे निकालोगे पोर्टफोलियो रिस्क। तो उसका क्या फॉर्मूला है, सिग्मा पी, सिग्मा से हम रिस्क को दिखाते हैं अभी तक जैसे हमने यूज़ किया था। अब पी वर्ड क्या दिखा रहा है, पोर्टफोलियो को, कि सिग्मा पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो की रिस्क निकाल रही है हमें, ठीक है, कैसे, परसेंटेज में, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ रिटर्न और रिस्क कैसे होते हैं, परसेंटेज में होते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर W1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, यानी पहले सिक्योरिटी का वेट उसका स्क्वायर प्लस पहली सिक्योरिटी की जो रिस्क क्वेश्चन में दे रखी है उसका स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड सिक्योरिटी का वेट का स्क्वायर प्लस सेकंड सिक्योरिटी के रिस्क का स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाइड विद R12 सिग्मा 1 सिग्मा 2 W1 W2, ठीक है। R12 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये क्या होता है, कोवेरियंस होता है, ठीक है। और ये जो पूरा जो लास्ट वाला जो पार्ट है इस पूरे फॉर्मूले का, 2R1 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 W1 W2, इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव रिस्क, जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि सिंपल वेटेज एवरेज नहीं कर सकते हम पोर्टफोलियो रिस्क का। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों सिक्योरिटीज़ के बीच में क्या इंटरैक्टिव रिस्क है उसको भी कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये यही इंटरैक्टिव रिस्क है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है पूरा, इसको इंटरैक्टिव रिस्क कहते हैं कि 2 सिक्योरिटीज़ जो हैं, सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिस्क है, उस रिस्क को मेजर करता है ये लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला यही है 2 सिक्योरिटीज़ जहाँ तक हैं, ठीक है। अगर 3 सिक्योरिटीज़ होंगी तो ये और लंबा हो जाएगा फार्मूला, वो कभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए 2 सिक्योरिटीज़ वाला ही हम फार्मूला याद रखते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि आर जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, 2 सिक्योरिटीज़ के बीच में क्या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो उसकी जो रेंज है, आर की रेंज आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा, वो क्या होती है, -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। -1 से छोटा नहीं हो सकता आर, और +1 से बड़ा नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। आर की 3 और जो ज़्यादा फेमस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वैसे तो -1 से +1 में जितने भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो भी आएंगी इसमें सारी, ठीक है, जैसे 0.5 है, -0.5 है, -1.25 है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आर की हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा फेमस है 3 वैल्यूज़ हैं आर की, वो क्या कहें, एक तो आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 का क्या मतलब है कि 2 जो सिक्योरिटीज़ है, सपोज सिक्योरिटी ए और बी है, उनमें अगर आर 0 है तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगला आर का वैल्यू हो सकता है +1, इसका मतलब क्या है कि दोनों सिक्योरिटीज़ जो हैं वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, यानी उनका जो रिटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शन में मूव करता है। तीसरा हो सकता है आर इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब है दोनों जो सिक्योरिटीज़ है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जब सिक्योरिटी ए का रिटर्न बढ़ रहा है तो सिक्योरिटी बी का रिटर्न घटता है, और वो भी सेम परसेंटेज से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आर की ये 3 वैल्यूज़ होंगी, आर की वैल्यू अगर 0 होगी तो फॉर्मूले में क्या आएगा, चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इफ़ आर इज़ इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं किया मैंने, क्या करा है, ऊपर वाला जो स्टैंडर्ड फार्मूला है यही आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आप यही यूज़ करेंगे हमेशा, लेकिन शॉर्ट बनाने के लिए 3 केसेस हमने लिए हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे आर इक्वल्स टू अगर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है आपका इंटरैक्टिव रिस्क वाला पार्ट फॉर्मूले के अंदर, वो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि आर भी इसी में है तो आर का 0 डलने से बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो अननेसेसरी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, सिग्मा पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, केवल ये जो पहले 2 पार्ट थे फॉर्मूले के, W1 का स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर और सिग्मा 2 का स्क्वायर, केवल यही रह जाएंगे। लास्ट वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है सिक्योरिटीज़ में, इसीलिए कोई भी इंटरैक्टिव रिस्क भी नहीं है, ठीक है। अब जब आर आपका 0 होता है, ठीक है, तब ये फार्मूला हो जाएगा। सिमिलरली जब आर +1 होगा, अगर आर का वैल्यू +1 होगा तो क्या होगा, सिग्मा पी में क्या चेंजेस आएंगे, सिग्मा पी वुड बी इक्वल्स टू W1 आर का स्क्वायर, W जो पहले 2 जो पार्ट हैं वो तो सेम ही है, W1 का स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर, W2 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर, जो लास्ट वाला पोर्शन है R12 ये गायब हो जाएगा, क्योंकि R12 क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, जो सिंपल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई हमारी a प्लस बी के स्क्वायर की, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको हम छोटा कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम,
ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा, इसको हम ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और लास्ट में आपका क्या निकलेगा, ए प्लस बी बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो सिग्मा पी जो है वो क्या है, W1 सिग्मा 1 प्लस W2 सिग्मा 2। ये W1 सिग्मा 1 जो है ये पूरा एक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस W2 सिग्मा 2 क्या है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर आप करेंगे तो वापस वहीं पहुँच जाएंगे जो ऊपर वाला स्टेप था आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली आर प्लस 1 डाला। आर प्लस 1 डालने से क्या हुआ कि ए प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो इसके अंदर लग गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म से छोटा फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब सिग्मा पी जो है वो एक छोटा फॉर्मूला इसका बन गया है, ठीक है। कब, जब आर आपका प्लस 1 है, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि जब आर का वैल्यू 0 है और आर का वैल्यू प्लस 1 है तो इसका मीनिंग क्या होता है। अभी तक केवल हमने फॉर्मूला समझा, अब इसका एक मीनिंग भी है। क्या मीनिंग है, जब आर का वैल्यू आपका 0 है यानी दो जो सिक्योरिटीज़ हैं आपकी उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो देखिए फॉर्मूला जो लिखा है मैंने, आर इक्वल टू 0 फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूले के बाद एक लास्ट में क्या लिखा है, लो सिग्मा पी। इसका मतलब है जब आर आपका 0 है तो आपके जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका रिस्क कैसा होता है, लो, ठीक है। आर जब आपका 0 है, दो सिक्योरिटीज जो आपने पोर्टफोलियो में ली हैं, अगर उनके बीच का कोरिलेशन 0 है तब आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क होगी वो कैसी होगी, लो रिस्क होगी, यानी एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है आपने, ठीक है। अच्छा पोर्टफोलियो वही होगा जिसमें कम रिस्क हो, ठीक है, तो आपकी लो रिस्क होगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर आप ऐसी सिक्योरिटीज़ ले लें जिनमें कोरिलेशन कैसा है, +1 है, इन दैट केस आपका जो रिस्क है वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है सेकंड लाइन में, सिग्मा पी का जो छोटा फॉर्मूला लिखा है उसके लास्ट में क्या लिखा है मैंने, हाईएस्ट सिग्मा पी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कोरिलेशन, जो दो सिक्योरिटीज़ आपने ली हैं पोर्टफोलियो में, उनका कोरिलेशन +1 है तो आपका बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा, यानी एक्चुअली आपने डाइवर्सिफिकेशन किया ही नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया, देखिए जो नीचे टेक्स्ट लिखा है, नो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। क्यों, बिकॉज नो रिस्क रिडक्शन, जस्ट रिस्क एवरेजिंग, ठीक है, बिकॉज बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन। आर इक्वल्स टू +1 का मतलब ये है कि दोनों सिक्योरिटीज एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अगर दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, दोनों का आर +1 है, इसका मतलब है जब सिक्योरिटी ए का रिटर्न बढ़ेगा तभी सिक्योरिटी बी का रिटर्न बढ़ेगा। अगर सिक्योरिटी ए में घाटा हुआ तो सिक्योरिटी बी में भी घाटा हो गया। तो फिर ये डाइवर्सिफिकेशन कहाँ हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था कि डाइवर्सिफिकेशन में आपने क्या करना है, ऐसी सिक्योरिटीज़ को चूज़ करना है जिससे कि अगर एक आध सिक्योरिटी में आपको लॉस भी होता है तो बाकी सिक्योरिटीज़ के गेन से वो कंपनसेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा बेनिफिट, आपने एक्चुअली बस नाम अलग अलग है उनके, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, उनका नेचर तो एक ही है, दोनों एक साथ अप जा रही हैं और दोनों एक साथ डाउन जा रही हैं। तो अगर दोनों डाउन जाएंगी तो आपको तो नुकसान और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन को हम कहते हैं नेव डाइवर्सिफिकेशन, जो ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने बॉटम में, NAIVE, नेव डाइवर्सिफिकेशन। नेव माने होता है नौसिखिया, ठीक है। तो ये ऐसा बेवकूफ़ाना काम तो कोई नौसिखिया ही कर सकता है, ठीक है। जो नया नया आया है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसने कभी डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, ठीक है, उसने क्या किया, ऐसी दो सिक्योरिटीज़ को चूज़ कर लिया जो बेसिकली सेम है। तो नाम के लिए तो आपकी दो सिक्योरिटीज़ हो गई हैं, पोर्टफोलियो बन गया है क्योंकि दो सिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पोर्टफोलियो नहीं है। क्यों पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि आपने एक्चुअली अलग अलग नाम वाली सेम सिक्योरिटी को शामिल कर लिया है, ठीक है, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट कब मिलेगा आपको, जब आपका या तो आर 0 हो या आर उनके बीच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। आर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर आर पॉजिटिव है, +1 है, तो कोई तो फ़ायदा ही नहीं है, एग्जैक्टली सेम सिक्योरिटी है, ठीक है। तो आर जितना लो हो उतना अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा डाइवर्सिफिकेशन का।